is equal to y minus 1 by minus 2 is equal to z plus 1 by 1 and x minus 8 by 3 upon 2 is equal to y plus 3 by minus 1 is equal to z minus 1 by 1 at p and q respectively if length PQ equal to D, then D स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ये आपको बताना है। यस, x माइनस 8/3। तो करिए सॉल्व। हाँ, तो परपेंडिकुलर बोला नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं है। थोड़ा सा सोचिए। मैं एक हिंट दूं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब देखिए, परपेंडिकुलर नहीं दिया है, बट अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 होगा ना। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मस्ट बी 0। प्रोसीड अकॉर्डिंगली, यू विल गेट योर आंसर। जैसे मान लीजिए ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है। अब ये लाइन एक तीसरा जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये आरा तिरछा है, ठीक है। बट जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर मान लीजिए ये पहला लाइन L1 है, ये सेकेंड लाइन L2 है, और ये लाइन अगर L है, तो ये पॉइंट अगर P है और ये Q है, तो L और L1 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कैसे करिएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और डायरेक्शन रेशियो अगले दो कॉलम में इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो वहां से एक चीज मिल जाएगी। सिमिलरली Q का भी वही करिएगा, L एंड L2 इंटरसेक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। और चूंकि ये लाइन आपको गिवन है, करिए प्रोसीड, आ जाएगा आंसर। मान लेते हैं ये जो लाइन L है, ठीक है, x माइनस अल्फा बाई ए
y माइनस बीटा बाई बी एंड z माइनस गामा बाई सी है। हर बार हम लोग क्या करते थे, परपेंडिकुलर रहता था तो b1 क्रॉस b2 के अलोंग निकाल लेते थे, ठीक है। इस बार हमें थोड़ा सा अलग करना है। अलग क्या करना है, देखिए डायरेक्शन रेशियो निकालना फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो मैं अगर बोलूं कि L एंड L1 इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। इन द सिमिलर फैशन L एंड L2 इंटरसेक्ट, तो इसका भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉइंट हमें दिया हुआ है 2 1 -1, है ना। ये जो पॉइंट है आपका L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अच्छा कुछ और दिया है क्या, अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ से हाँ हाँ, तो मैंने 0 0 0 लिख दिया है, कोई दिक्कत थोड़े है, ठीक है। नाउ अगर L1 और L इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट है हमारा 2 1 -1, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 -0 1 -0 -1 -0। इसका डायरेक्शन रेशियो है 1 -2 1 1 -2 1, और इसका डायरेक्शन रेशियो ABC। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का न्यूमरेटर है, ये 0, डिनोमिनेटर अपने आप क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। इन द सिमिलर मैनर दिस इज 8/3 -0 -3 -0 एंड 1 -0, ठीक है। अब बाकी ये चीजें क्या हो जाएगी, 2 -1 1 ABC। तक से ये दोनों डिटर्मिनेंट एबीसी में सॉल्व करके बताइए, और इसको इक्वल मत करना, इसको प्रोपोर्शनल करना है हमें। यहाँ से हमें एबीसी की वैल्यू मिलेगी, जल्दी करिए तो।
अब इसको प्रोपोर्शनल करिए, 2 इक्वेशन आया ना, तो ऑब्वियस सी बात है जब इक्वेशन आ गया। क्या आया फर्स्ट से इक्वेशन क्या है, मैं भी कर ही लेता हूँ, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करिएगा तो ये 2 टाइम्स माइनस 2c माइनस बी माइनस 1 टाइम्स c माइनस ए, है ना, और ये माइनस 1 टाइम्स b प्लस 2a ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए एक्सप्रेशन जो आएगा, यहाँ से प्लस a और माइनस 2a, तो माइनस का a, b का देखिएगा, माइनस 2b माइनस b, तो माइनस 3b, माइनस 4c माइनस c, माइनस का 5c, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a प्लस का 3b प्लस का 5c की वैल्यू 0 हो गई, पक्का। तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। नाउ सिमिलरली सेकेंड वाला करके देखिए। सेकेंड वाला जब करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 8/3 टाइम्स माइनस सी, या इसको एबीसी के अलोंग ही खोल दें, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि एबीसी का ही तो कोफिशिएंट चाहिए। तो मैं ना इस एक्सप्रेशन को थर्ड रो के रिस्पेक्ट में ही ओपन करता हूँ, क्यों फिर क्लब करने का टेंशन ही नहीं रहेगा, है ना। तो ए अगर मैंने लिया तो दिस इज -3 + 1, माइनस बी अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8/3 -2, और जब प्लस सी करिएगा तो -8/3 प्लस का 6, दैट इज इक्वल टू 0। तो -2a, 8 - 6, तो -2, तो -2/3b, एंड दिस इज -8 + 18, तो प्लस का 10/3c इक्वल टू 0, -6a -2b प्लस का 10c इज इक्वल टू 0, -2 कॉमन ले लीजिए, 3a प्लस b माइनस का 5c इक्वल टू 0। तो हमारे पास ना एबीसी में 2 इक्वेशन आया है, ठीक है। अब अगर ये जो एबीसी का इक्वेशन है ना, तो याद करिए आप लोग, हम लोगों ने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0 9th वगैरह में पढ़ा था। एक होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्रोच, ठीक है। देखिए मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। a प्लस 3b प्लस 5c इक्वल टू 0 है, एंड 3a प्लस b माइनस 5c इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे डील करते थे, a हमने लिखा, a को स्किप कर दो, 3 × 5 -5, -15 माइनस का 5, ये याद आ रहा है आप लोगों को। माइनस बी अपॉन का, मैंने माइनस बी ले लिया तो ऑर्डर चेंज मत करना पड़ेगा, -5 -15, एंड दिस इज सी अपॉन का 1 - 9। यहाँ से a अपॉन -20, दिस इज गोइंग टू b अपॉन 20, एंड दिस इज c अपॉन -8। चूंकि एबीसी आपका 20:20:8 है, आप चाहो तो इसको किसी सिमिलर क्वांटिटी से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो a/5 इज इक्वल टू b अपॉन का -5 इज इक्वल टू c अपॉन 2। क्या, अरे 9th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्रोच है, या तो प्लस भी लिखोगे तो उल्टा करना पड़ता है, या माइनस भी लिखिए तो सीधा अपर डायगोनल माइनस लोअर डायगोनल कर देते हैं हम सीधा क्वेश्चन को डील। हाँ, तो एग्जाम में नहीं आया तो नहीं होगा सिलेक्शन, और क्या, याद नहीं आया तो। अब 9th वाली चीजें जो है वो याद नहीं आया तो मत करिएगा सॉल्व। ये हम लोगों ने कर रखा, मतलब कि होता है 9th क्लास में, ये कोई कंफर्म कर दो जी। हाँ, ये आना हाँ सर चाहिए। होता है। हाँ, होता है ये। एक बार जाके 10th क्लास रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें क्या।
हाँ तो छोड़ दो, जरूरी थोड़े है करना। इतने 15 लाख बच्चे एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, कोई जरूरी नहीं है पढ़ के जाना। आपको लगता है सब पढ़ के जाते होंगे? मेरे को तो नहीं लगता। बट इतना मेहनत किए हैं 2-3 साल, तो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये हमारा आ गया यहाँ से। अब क्या करेंगे यहाँ से कि लाइन की इक्वेशन जो है एबीसी हमारा आ गया है। अल्फा बीटा गामा जो है, ये जो एक्सप्रेशन है ना हमारा, ये मैंने अल्फा बीटा गामा की जगह 0 0 0 लिखना था मुझे। 0। हाँ बोलिए। आंसर आया कि नहीं का? हेलो, एनीवन हु गॉट द आंसर? और अब यहाँ से ए बी सी का वैल्यू भी हमारा आ चुका है, 5 - 5 and 2। दिस इज 5, दिस इज -5 and 2। तो जो भी पी और क्यू का कोऑर्डिनेट होगा ना, अगर मान लीजिए, देखिए इधर ध्यान से, ये मैंने ऑलरेडी समझा रखा है आपको, इसको इक्वल टू लेमडा मान लीजिए आप। ठीक है, अगर आपने इस वैल्यू को लेमडा एज्यूम कर लिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लेमडा, है ना? एक्स वाई जेड इज गोइंग टू बी 5 लेमडा -5 लेमडा एंड 2 लेमडा। ठीक है, अब यहाँ से ना पी और क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए एक्स का वैल्यू 5 लेमडा/2 - 1 -5 लेमडा -1/-2 एंड 2 लेमडा +1/1। किसी दो को सिंप्लीफाई करिए, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ भी वही हरकत करिए, 5 लेमडा -8/3/2 इज इक्वल टू -5 लेमडा +3/-1 इज इक्वल टू 2 लेमडा -1/-1। पी और क्यू जो है वो एल और एल वन दोनों पे लाई कर रहा है ना। पी जो है वो एल वन और एल पे लाई कर रहा है, तो अब पैरामेट्रिक पॉइंट हमने पी का यूज करके, क्योंकि इधर से लेमडा और म्यू मान के आओगे ना तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, दो दो वेरिएबल रहेगा। एक बार इस डायरेक्शन में करके देखिए, यू विल गेट योर आंसर। कितना आया लेमडा बताइए तो? मेरे से अगर पूछा जाएगा तो मैं पहला और आखिरी कंपेयर कर दूंगा। 3 लेमडा की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ से हमारा लेमडा जो है वो 1 आ जाएगा। यस और नो? लेमडा 1 आते ही पी का कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो 5 - 5 and 2। लेमडा 1 कैसे आया? नहीं आया। और अगर एग्जाम में लेमडा 1 नहीं आया तो क्या करेंगे, है ना? छोड़ देंगे। लेमडा 1 आना चाहिए बाबू। L2 में कंपेयर कर लेते हैं हम भी। किस दो को किए कंपेयर बताइए, हम भी वही करेंगे। आखिरी टू को, ठीक है। नहीं, मैं आखिरी दो करूंगा। डिनोमिनेटर सेम है तो उसी को करना ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर से क्या हो जाएगा मेरा, 2 लेमडा प्लस का, लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से बताइए जल्दी से? -5 लेमडा +3, 2/3। यहाँ से लेमडा की वैल्यू 2/3 बोल रहे हैं कुंडू जी, तो इनकी बात मान लेते हैं। लेमडा अगर 2/3 हो गया तो बच्चे क्यू का कोऑर्डिनेट जो हो गया ये हमारा हो जाएगा 10/3 -of 10/3 and then 2 लेमडा is going to be 4/3। सही है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का कमाल दिखाइए और d² बताइए। मैं सीधा, ये डिस्टेंस अगर d है, d² इज नथिंग बट pq², दैट इज 5 माइनस का 10/3 का होल स्क्वायर प्लस का
-5 प्लस का 10/3 का होल स्क्वायर एंड देन 2 माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। कोई तो बताओ क्या होगा। हेलो 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 चेक, बता दीजिए जल्दी से। सर 6। 6 सॉल्व करके ये 6 आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग अ लॉट यू विल गेट द आंसर इज 6 और वही हमारा सही आंसर है। देखिए ये 15 माइनस का 10 तो ये हो जाएगा 25/9 प्लस का 25/9 और 3 टू जा 6 ये हो जाएगा 4/9। तो 54/9 and that is going to be 6 and this is the right answer to this question। ये एडवांस का प्रॉब्लम है, आसान प्रॉब्लम है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है और हम लोगों ने कर भी दिया है। ठीक है, पक्का। हेलो, ठीक है, चलिए। तो लाइन का क्वेश्चन जो है ना, यही आपका 2-3 पूछा जाएगा। पहला तो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, हमने एलएमएन में बहुत सारा रिजल्ट ड्राइव करके आपको सिखाया है। ठीक है, स्पेशल केस ले लेके क्वेश्चन सॉल्व किया है। देन आफ्टर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो सब भी हमने देख लिया है। ठीक है, हाँ 2-3 अप्रोच से देखा है। देन आफ्टर स्क्यू लाइंस क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन क्या होता है। आपको बिलीव नहीं होगा, पीवाईक्यू जाइएगा तो एक एक सेशन में 30-30 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे। तो आप लोग करिएगा, हमारा ये तब खत्म माना जाएगा जब आप पूरा पीवाईक्यू अच्छे से कंफर्टेबली कर लोगे, है ना। नहीं कर पा रहे हैं तब तक खत्म नहीं माना जाएगा ये। ठीक है, नाउ थोड़ा सा प्लेन बता देते हैं, ऑल्दो वो जेई मेंस में नहीं है लेकिन करवाना तो पड़ेगा ही ना, एडवांस भी तो देना है मेंस के बाद। तो लेकिन इसको ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में करेंगे हम लोग, है ना। कोई मतलब उतना उतना टाइम नहीं देना है, कॉन्सेप्ट पूरा बताएंगे, ऐसा नहीं कि गलत बता के भाग जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग को ना अभी लाइन पे ही ज्यादा फोकस करना है जैसा कि मैंने आपको सिखाया। ठीक है, तो प्लेन जो होता है ना, प्लेन आसान भाषा में थोड़ा सा समझिए। लाइन की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, अगर ए से पास कर रहा है और बी के पैरेलल है तो ए प्लस लेमडा बी। यस सर नो। प्लेन की इक्वेशन ना 2D ज्योमेट्री में जो लाइन होता है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, उसी में एक एक्स्ट्रा जेड वाला टर्म इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। बात समझ में आ रही है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, सॉरी। ठीक है, तो उधर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उधर लाइन जो है वो 2D में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो 3D में लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक्स माइनस एक्स वन बाई वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, है ना, दैट इज इक्वल टू लेमडा। तो प्लेन की इक्वेशन सबसे पहले समझते हैं हम लोग, जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। नाउ प्लेन की इक्वेशंस में सबसे पहला है हमारा नॉर्मल फॉर्म। जैसा हमने जिस ऑर्डर में लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट किए थे ना 2D ज्योमेट्री में, इन द सिमिलर फैशन हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे कैसे फाइंड आउट किए थे। लाइन का इक्वेशन हमने सबसे पहले देखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वाई इंटरसेप्ट इतना है, स्लोप एंगल इतना बना रहा है, तो इक्वेशन क्या होगा। फिर हमने देखा था 1 पॉइंट फॉर्म, फिर देखा था 2 पॉइंट फॉर्म, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म ही देखा था, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है, एंड देन पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। तो अब ना सबसे पहला जो हम इक्वेशन आपको प्लेन का बताने जा रहे हैं, दैट इज द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या दिया रहेगा वो मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है, अब पूरे थ्रू आउट द टॉपिक इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। प्लेन सॉल्व करते समय ना समझिए थोड़ा सा, मान लीजिए कि आपकी कॉपी का जो पेज है ना वो प्लेन है,
है ना, जिस नोटबुक में आप लिख रहे हैं वो आपका प्लेन है। आप कॉपी में बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बहुत सारे पॉइंट रख दीजिए। तो दीज पॉइंट एंड दीज लाइंस आर इन प्लेन। अब क्या करिए, अपने कॉपी के पेज पे एक परपेंडिकुलरी पेन रखिए आप। तो वो पेन जो है वो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। अब मैं बोलूं कि इस कॉपी पे जितना लाइन ड्रॉ किया है सब पे ये पेन परपेंडिकुलर होगा, होगा। ठीक है। पॉइंट जो है उस प्लेन पे लाई कर रहा है, उसमें से किसी दो पॉइंट को मिला दो, उससे एक लाइन बनेगा, उस पे भी ये परपेंडिकुलर होगा। पेन तो सब पे परपेंडिकुलर होगा। बस यही चीज दिमाग में रखना है। और अगर कोई दो चीज परपेंडिकुलर होती है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, मतलब ए डॉट बी, अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही है? और अगर कोई तीन चीज एक ही प्लेन में हो तो वो कोप्लेनर होता है। और कोप्लेनर का मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। यस और नो? हेलो? एक डॉट प्रोडक्ट और एक तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। अगर आपको ये दो चीज पता है मतलब आपको पूरा प्लेन आता है। चलिए प्लेन उड़ाते हैं हम लोग मिलके साथ में। ठीक है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो तो देखिएगा ध्यान से। ये रेड कलर का पेन बनाया है मैंने। ठीक है। और ये जो है ना, ये एन वेक्टर है, दैट इज ए आई प्लस का बीजे प्लस का सी के। कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये बताइए कि अगर आपको एन वेक्टर दिया जाए और कोई पूछे एन कैप क्या होगा, तो क्या आप एल आई प्लस का एम जे प्लस का एन के नहीं बना सकते? कैसे बनाया होगा हमने? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके मॉड से डिवाइड किया होगा हमने, है ना। तो एन कैप हमें पता है। नाउ नॉर्मल फॉर्म में आपको क्या दिया रहेगा वो मैं समझाने जा रहा हूं कि ओरिजिन से, मान लीजिए कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी है, अलोंग द नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल है ना उसी के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ किया। ठीक है। और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस अगर डी है तो बताइए प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? हाँ, जो हमारा नॉर्मल वेक्टर है ना उसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया है। बात समझ में आ रही है? पक्का? श्योर? लॉक किया जाए? अब देखिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हेलो नादान परिंदो, कोई प्रॉब्लम? अरे बोलिए ना। नहीं होना, नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि कहीं पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इस पॉइंट का नाम हम एन रख देते हैं। लोकस निकालने का टेक्निक क्या होता है, चाहे 2D हो या 3D हो? 2D में क्या करते थे, एक पॉइंट हम पी एच कॉमा के मानते थे, बाद में उस एच के को सॉल्व करते थे, और उसके बाद उसकी वैल्यू एक्स और वाई पुट कर देते थे, तो एक्स वाई में हमारा इक्वेशन आ जाता था और हमारा आंसर आ जाता था। इज दैट क्लियर? इन द सेम मैनर हमने क्या किया कि एक पॉइंट यहाँ पे पी ले लिया जो कि आर वेक्टर है, या अगर आप कार्टेशियन सिस्टम में देखो तो ये एक्स वाई जेड है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए बच्चे मन के सच्चे, देखिए हमने इस एन पॉइंट को और पी पॉइंट को मिला दिया, नेशनल परमिट। अब ये कॉपी का एक लाइन है। हाँ, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये जो एनपी वेक्टर है इस पे ये एनओ जो है वो परपेंडिकुलर है? हाँ या ना? या इस एनपी पे ये एन वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा, एन कैप? तो मैंने यहां से लिख दिया कि जो हमारा एनपी वेक्टर होगा ना इस पे हमारा एन कैप परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो एनपी डॉट एन कैप इज गोइंग टू बी जीरो। अब बात आती है कि इस एनपी को फाइंड आउट कैसे किया जाए। तो देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है। ट्रायंगल लॉ वगैरह तो पता ही होगा ना आपको? अरे हाँ या ना? तो बताइए बच्चे, ये इसका लेंथ डी है और इसका डायरेक्शन एन कैप है, तो क्या मैं इसको डी एन कैप लिख सकता हूं वेक्टर के रूप में? और ये मान लेते हैं हम ओरिजिन से पी का आर कैप। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, है ना, क्या हो जाएगा हमारा? ओ एन वेक्टर प्लस का एन पी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू ओपी वेक्टर।
तो यहाँ से NP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर माइनस ON वेक्टर। OP इज R माइनस का DN कैप। सही है? हाँ या ना? बहुत ही बेसिक सी चीज है, अभी जब कंक्लूड करेंगे तो चीजें और आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो मैंने यहाँ NP को लिख दिया R माइनस का DN कैप इंटू N कैप एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ R वेक्टर डॉट N कैप माइनस DN कैप इंटू N कैप 1 हो जाएगा, है ना, यूनिट वेक्टर है। R dot N cap is equal to D and this is the required equation of plane। ठीक है? अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो आगे ना हम सबसे ज्यादा इसी इक्वेशन का यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है? जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछा जाता है ना, R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। अब एन कैप हमारा एल एक्स एम वाई एन जेड है, आर हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। तो यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म में अगर डील करिएगा, एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड is equal to D. This is the equation of plane whose distance from origin is D along the normal vector, है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये चीज समझ में आई आप लोगों को बच्चे? हेलो 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 बच्चा पार्टी, इज दैट क्लियर? यस सर। बात समझ में आ रही है? प्रियांशु जी ये क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम ना वेरियस प्लेन्स की इक्वेशन देखते हैं। ठीक है? और उसके लिए ना आपको बस एक ही चीज याद रखना है, प्लेन मतलब कॉपी का पेज, उस पे जितना लाइन है वो प्लेन में लाई कर रहा है, पॉइंट प्लेन में लाई कर रहा है, और एक पेन उस पेज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो सारे लाइन पे परपेंडिकुलर, 2 पॉइंट से लाइन बनाएंगे उस पे भी परपेंडिकुलर। कोप्लेनर अगर कोई होता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, और अगर आपका दो चीज आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है? चलिए इसी मिशन के साथ आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू ए पॉइंट, है ना, पासेस थ्रू पॉइंट ए, मैं लिख देता हूं, एंड नॉर्मल टू एन वेक्टर। ठीक है? अब ये समझ गए ना तो सब समझ में आ जाएगा आपको, और ये समझना बहुत आसान है। देखिए ये हम ऐसे 3D डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये एन वेक्टर है, मान लेते हैं कि ये ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के है। सबसे ज्यादा इसी का यूज करना है आपको। ठीक है? अब यहाँ पे ना क्या दे दिया हमें कि एक पॉइंट दे दिया है, पॉइंट ए है जो कि ए वेक्टर है। कार्टेशियन फॉर्म में अगर मान लीजिए दिया होता तो ये हम x1 y1 z1 मान लेते हैं। ठीक है? तो पासेस थ्रू पॉइंट ए एंड नॉर्मल टू एन वेक्टर। अब क्या करना है, लोकस निकालना है। तो लोकस निकालने के लिए बच्चे एक पॉइंट पी तो हम मानेंगे यहाँ पे, ये हमारा आर वेक्टर हो जाएगा। कार्टेशियन में अगर लेना होता तो एक्स वाई जेड लेंगे। अब आप ही बताइए, आप सारे लोग बताएंगे मेरे को कि क्या एपी वेक्टर जो होगा वो एन वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा? और अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एपी वेक्टर कितना हो जाएगा? आर माइनस ए इंटू का एन कैप इज इक्वल टू 0। सही है? हेलो। और इसी को अगर आप सॉल्व करिएगा कार्टेशियन फॉर्म में तो देखिए क्या हो जाएगा। एन कैप में आई का कॉफिशिएंट ए है और आर माइनस ए इज गोइंग टू बी एक्स माइनस x1, बी टाइम्स एन कैप कर दो तो एल हो जाएगा, क्या दिक्कत है? बना सकते हैं आप। राइट साइड में कोई 0 है दिया हुआ, अभी बताते हैं आपको, हिंदी में समझाते हैं। देखिए इधर, हाँ सब चलेगा, दौड़ेगा ये।
सही है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू x1 y1 z1। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्लेन की इक्वेशन में ना जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है दैट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। इज दैट क्लियर? कहीं भी अगर प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है, तो उसमें जो आपका ए बी सी होता है वो प्लेन पे जो नॉर्मल है ना उस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। बात समझ में आ रही है? अब किसी का मन करेगा इसी को मैं मान लेता हूं कि प्लस का डी इक्वल टू 0 लिख देता हूं मैं। तो डी का क्या हो जाएगा, मतलब माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन। चूंकि एक्स वन वाई वन जेड वन आपको न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, एबीसी न्यूमेरिकल है तो सिंप्लीफाई करिएगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में। अगर आपसे कोई पूछे प्लेन की इक्वेशन एज्यूम करके शुरू करिए, हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। बात समझ में आ रही है? प्लेन का ये फॉर्मेट समझ में आया सात्विक जी? हेलो, ओके। अब देखिए इसी बेसिस पे ना हम आगे चलते हैं। ज्यादा टफ चीज है ही नहीं, है ना। वेक्टर अगर आपको बेसिक्स ऑफ वेक्टर आता है इसका मतलब आपको प्लेन वगैरह सब अच्छे से आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन ऑफ प्लेन बताइए जो कि पास कर रहा है ए पॉइंट से, बी पॉइंट से एंड सी पॉइंट से। मैं इसको और फर्दर बता देता हूं। ए जो है हमारा x1 y1 z1 है, B is x2 y2 z2 एंड C is x3 y3 z3। इमेजिन करिए कि जब आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म देता था तो स्लोप भी देता था एक पॉइंट के साथ, लेकिन जब 2 पॉइंट में लाइन की इक्वेशन करते थे तो वो हमारा स्लोप नहीं देता था, तो स्लोप हम लोग खुद निकालते थे। इस बार सामने वाले ने नॉर्मल वेक्टर नहीं दिया हमें, ठीक है। अब नॉर्मल अगर नहीं दिया तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो गिवन है हमारा ये पॉइंट ए है ना, रैंडम कोई 2-3 पॉइंट हम ले लेते हैं। ये पॉइंट हमारा बी है एंड ये पॉइंट सी है, पक्का। चूंकि आपको लोकस फाइंड आउट करना है बच्चे, तो एक पॉइंट पी आपको यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा आर वेक्टर के साथ, या आप इसको एक्स वाई जेड ले सकते हैं। ए हमारा ए बी सी है एंड एक्स वन वाई वन जेड वन ये पता है। अब आप करिए क्या, मैंने क्या बोला कि अगर आपकी कॉपी में इतने सारे पॉइंट हैं, अब हम किसी एक को रेफरेंस मानते हैं। मान लीजिए मैंने ए को रेफरेंस मान लिया, ठीक है। तो ए से अगर पी को मिला दिए तो देखिए एक एपी लाइन हो गया। हाँ, ये इस प्लेन में लाई कर रहा है। अगर मैं बात करूं इससे ए बी लाइन, ये भी इसी प्लेन में लाई कर रहा है। ए सी लाइन, ये भी यही प्लेन में लाई कर रहा है। तो क्या आप ये मानते हैं कि पीए, बीए और सीए ये हमारा कोप्लेनर है? हाँ, तो यहां से हम लिख देते हैं पीए, बीए में सब, सीए जो है ये हमारा कोप्लेनर है। कोप्लेनर अगर होता है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। पीए, बीए, सीए इज इक्वल टू 0। पीए इज आर माइनस ए, बी माइनस ए, C minus A equal to 0. This is the equation of plane passes through point A, B, C. Clear? अगर कोई इसी को कार्टेशियन में लिखने का फील लेगा, देखिए कितना बढ़िया चीज है। एक्स वाई जेड, x2 y2 z2 x3 y3 z3, और इन सब में से माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1। आप इसमें किसी भी पॉइंट को सबसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा रिमेनिंग 2 से, और पहले में आप एक्स वाई जेड रखिएगा, ठीक है। दिस विल गिव यू the equation of plane passes through x1 y1 and z1. Is that clear? बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है? तो चीजें बहुत आसान है। डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं परपेंडिकुलर होने पे, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर देंगे इस टाइप से डील करने में। इज दैट क्लियर और नॉट? हेलो, Yes, sir. ठीक है।
तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका फटाफट आंसर आ जाएगा, आ भी रहा है हमारा। एक दो और फॉर्मेट देखते हैं, फिर सीधा क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे, ठीक है। मूविंग टू द पॉइंट नंबर 4, मतलब फोर्थ इक्वेशन। प्लेन जो है वो पास कर रहा है आपका ए वेक्टर से एंड पैरेलल टू बी एंड सी। अब थोड़ा सा समझाते हैं आपको क्या है ये। सपोज करिए ये कोई प्लेन है ना। अब ये प्लेन जो है ये हमारा पास कर रहा है ए ए ए ए ए से। थोड़ा सा समझदारी के लिए हमने इसको मान लिया है x1 y1 z1। अच्छा, ये बी और सी जो है वो लाइन है हमारा, ठीक है। बी और सी जो है वो हमारा लाइन है। तो बी और सी का जो होगा ना वो डायरेक्शन रेशियो होगा। इज दैट क्लियर? हेलो? हाँ हाँ, बी सर। एंड सी के। अब देखिए मैं समझा देता हूँ ना चीजों को। मान लीजिए कि ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। अब प्लेन जो है 3D फिगर है, थोड़ा सा उसी हिसाब से एज्यूम करिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक कॉपी है। अब इस कॉपी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, दूसरा लाइन भी एक पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए। अब आप ये बताइए कि बी और सी दो लाइन है, एक ऐसा लाइन बताइए जो बी और सी पे परपेंडिकुलर हो, बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी। चूंकि ये लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल था, तो जो बी और सी पे परपेंडिकुलर होगा वो इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा। क्या बोलती पब्लिक? सही है। तो यहां से हमने क्या करा, ये जो लाइन निकाला है जो बी और सी दोनों पे परपेंडिकुलर है, क्या वही हमारा इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा? हेलो बच्चा पार्टी, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। तो यहां से हमने एक पॉइंट दिया था, और ये हमारा शायद सेकंड फॉर्मेट बन गया क्वेश्चन डील करने का, नहीं? अ लाइन passes through A and whose normal vector is this। तो ये जो आपका n वेक्टर आएगा ना, ये B क्रॉस C हो जाएगा। क्या बोलती पब्लिक? हाँ, लोकस फाइंड आउट करना है। लोकस फाइंड आउट करने के लिए ये P ले लिया, ये R, इसी को हम लोग XYZ बोलेंगे। अब देखिए, ये अगर मैं एक पेज पीछे पहुंचू तो ये हमारा क्या था, पासेस थ्रू पॉइंट ए नॉर्मल टू एन वेक्टर। या तो आप एन वेक्टर निकाल लोगे तो सीधा यहाँ से r माइनस ए डॉट एन कर दीजिएगा, या अगर मान लीजिए कि हमको यही डील करना है तो मैं यहाँ से वापस क्या लिख देता हूँ, AP डॉट बी क्रॉस सी एंड दैट इज इक्वल टू 0। हाँ, अब A डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एपी क्या है हमारा, आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। इसको स्टाइल मारते हुए ऐसे लिख दो, आर माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through A and normal to the सॉरी एंड पैरेलल टू द बी एंड सी। और बी और सी का कोई ना कोई डायरेक्शन रेशियो होगा हमारा, है ना। तो मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, B1 का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 ले लेते हैं और इसका A2 B2 C2 ले लेते हैं। क्या ले ले? तो अगर ये आपका A1 B1 C1 हो जाएगा और ये A2 B2 C2 हो गया, तो यहाँ से प्लेन की इक्वेशन मैं लिख देता हूँ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 and this scalar triple product determinant equal to 0. This will give you the right answer to this plane, right equation of plane। बात समझ में आ रही है? कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है आपको, है ना। परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे, कोप्लेनर है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर देंगे, काम हो जाएगा हमारा। चलिए मैं अगला चीज पूछ रहा हूँ आपसे, जल्दी से बताइएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through point A and line
R इज इक्वल टू बी प्लस का लेमडा सी। एक प्लेन की इक्वेशन जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और लाइन भी उसी प्लेन में लाई कर रहा है। एक ही चीजें अलग अलग स्टाइल में पूछी जा रही है आपसे, तो बता दीजिए ना। देखिए इधर ये मैंने बताया। अब देखिएगा, ये जो लाइन है ये बी से पास कर रहा है और ये खुद जो है वो इस सी के पैरेलल रहा होगा, है ना। और यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी रहा होगा जिसे पास करता है ये। क्लियर। लोकस निकालना है बाबू, तो ये पॉइंट पी आर मान लीजिएगा। अब मेरे से अगर कोई पूछेगा ना कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, तो मैं तो सीधा ये बोलूंगा कि इस पी से ए को मिला दो तो पी ए लाइन हो गया, इस बी से ए को मिला दो तो बी ए लाइन हो गया, और ये सी तो खुद लाइन है हमारा, तो ये तीनों जो होंगे वो कोप्लेनर हो जाएंगे। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो करो, खत्म करो बात। हाँ या ना बच्चे? पी ए बी ए एंड सी ये हमारा कोप्लेनर हो गया, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। आर माइनस ए बी माइनस ए एंड सी, एंड दैट इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में लिखने का शौक है तो एक्स वाई जेड, ये x1, ये y1, ये z1, दिस इज x2 माइनस x1, दिस इज y2 माइनस y1, दिस इज z2 माइनस z1, और c का डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं abc है ना। इस अल्फाबेट में कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ c इज सपोज abc, so this is abc। कहाँ इंटरचेंज किए बाबू? हाँ, से क्या होगा बताओ, क्या होगा? ये क्या होगा बताइए तो जल्दी से। रट्टा मारते हो क्या जी तुम? तो फिर मैं इसीलिए तो एपी वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, ताकि फाइनल पीए जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, एपी कर देते हैं, एपी और एबी कर देते हैं। ये लीजिए, वैसे इक्वल टू जीरो है, माइनस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एपी, हाँ भाई साहब, पहला पूरा रो है, पहला एक टर्म होगा क्या? आर माइनस ए का मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो इज आर माइनस ए। आर माइनस ए बताइए तो क्या होगा? एक्स माइनस एक्स वन आई कैप, वाई माइनस वाई वन जे कैप, जेड माइनस जेड वन के कैप। तो पहला रो क्या लिखा हुआ है? चलिए इनको तब तक सोचने का टाइम देते हैं। हाँ बोलिए। तुमको यहीं पे क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना मेरे से, जब मैंने यहाँ पे पी ए बी ए सी ए लिखा, यहाँ पे एपी कर चेंज कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। क्यों? यही तो प्रॉब्लम है, फाइनल माइनस इनिशियल अगर कर रहे हैं तो मैं इसको लिख देता हूँ एपी ए बी और ए सी। हालांकि कोई दिक्कत नहीं था, बट लिख देते हैं एपी ए बी एंड ए सी। मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, एपी ए बी एंड ए सी। एपी ए बी किसी एक से रेफरेंस लेके, अब मैंने सही लिख रखा है। अब आप बताइए, इस एपी को जब आप एक्स, ये पहला रो आपको एक्सेप्टेड है और उधर लाइन में जाके एक्सेप्टेड नहीं है, और ऊपर आसमान देख रहे हो, तुम यहाँ से पीए वेक्टर निकालो ना, क्या होगा? ये बाबू ये इतना देर से समझे, वेक्टर पढ़ के आए हैं। ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है, ये आपका रो 3 है, और आप रो रहे हो एक रो के लिए इधर है। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? हेलो, बच्चा लोग कुछ बोल नहीं रहा है। प्रियांशु जी, इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. हाँ देखिए, प्रियांशु जी क्लियर कर दिए।
एक आखिरी करते हैं, प्लेन का इक्वेशन खत्म करते हैं। ये सब सिंप्लीफाई होके आपका ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 का फॉर्मेट बन जाएगा, जो कि प्लेन का इक्वेशन होता है। याद रखिएगा, प्लेन के इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट एबीसी आता है वही कोई और नहीं, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। ax प्लस by प्लस cz प्लस d में जो आपका एबीसी होता है वो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। नाउ आखिरी वाला जो होता है ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो जैसा 2D ज्योमेट्री में था, डिट्टो सेम 3D ज्योमेट्री। अगर कोई लाइन है, एक्स इंटरसेप्ट ए का कट किया, वाई इंटरसेप्ट बी का और जेड इंटरसेप्ट सी का, ठीक है, तो x by a, y by b, z by c इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ये नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ के करेगा क्या बताइए ना। a0 0 0 b 0 0 0 c, तो ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन होता है। नाउ क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, मेन उस पे फोकस करते हैं हम लोग। कैसा पूछा जाता है उस पे फोकस करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक लिख लिए हो तो मैं क्वेश्चन क्वेश्चन खेलना शुरू कर दूं। नाउ काम की बात शुरू करते हैं, है ना। क्या क्या प्लेन की इक्वेशन से क्वेश्चन जनरेट होता है, तो इक्वेशन वाले में कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपको डेटा दूं कि हमारा 1 2 3 से पास कर रहा है और 2 लाइन के पैरेलल है, तो प्लेन का इक्वेशन वगैरह बना लीजिएगा आप, है ना। ओके, मूविंग टू द फर्स्ट ओरिजिनल वेराइटी, एंगल बिटवीन टू प्लेन। बताइए क्या एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। इनके नॉर्मल के बीच का एंगल। कैसे हुआ नॉर्मल के बीच का एंगल, ये बताइए पहले। मतलब तो हमको जो तो सब एंगल प्लेन के बीच में होगा वो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होगा। कैसे कैसे, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। सर ये बताया था सर। नहीं, और कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, मैं बस ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे कि इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे। अगर मान लीजिए पहली बार सीख रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा देख के बताना। चलिए मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने जो बोला ना एकदम परफेक्ट बोला है, बट मैं थोड़ा सा इसको, अब आपसे बोला गया है कि दो कॉपी है ना आपका, कॉपी के दो पेज को अगर आप ऐसे बाइंड बाइंड किया हुआ है कॉपी हमारा, ठीक है, तो कॉपी का दो पेज है। अब इनके बीच का एंगल आपसे पूछा गया है, जैसे कॉपी जिस पोजीशन में है वैसे ही। हाँ, अब ये दो पेज के बीच का एंगल आपसे पूछा गया है। ये बाइंडिंग है हमारा, ये बीच वाला लाइन जो है ये बाइंडिंग लाइन है। ये हमारा बाइंडिंग है और ये कॉपी का दो पेज है, इनके बीच का एंगल हमें पूछा गया है। ठीक है, अब प्लेन की जो इक्वेशन होगी ना बच्चे, वो प्लेन की इक्वेशन देखिए ऐसे लिखते हैं हम लोग। r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 लिख रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या होगा, r तो लोकस से रिप्रेजेंट कर रहा है, n1 का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेक्टर, और d1 जो है वो सिंप्लीफाई होकर कोई कांस्टेंट आएगा जो कि हमने देख रखा है। d1 का मतलब ये नहीं कि ओरिजिन से डिस्टेंस, जो सिंप्लीफाई होकर आया दैट इज सेड टू बी द d1। यस और नो। इधर देखिए ना, ये जो एक्सप्रेशन आया था हमारा, इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड जो है वो r डॉट n है हमारा, आया ना। हाँ, अब जो जैसा डाटा होगा एक कांस्टेंट तो कुछ ना कुछ तो आएगा, d1 d2 d3 जो भी होगा वो हम लिख देंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना हमारा, दिस एक्सप्रेशन इज, अगर मान लीजिए मैंने इस d को इधर लिख दिया, सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने इसको इक्वल टू d लिखा है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। और बच्चे इसी को रेफरेंस मान के हम लोग r डॉट n इक्वल टू d जो है वो हम थ्रू आउट द प्लेन हम इसको रेफरेंस लेके चलेंगे। r वेक्टर इस पे लाई कर रहा है, n हमारा परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस सी बात है इस d लाने में x1 y1 z1 का यूज है।
बिना उसके तो नहीं आएगा, बट फाइनल फॉर्मेट हमारा यही बनेगा प्लेन की इक्वेशन का। इज दैट क्लियर और नॉट? तो हमने r डॉट n इक्वल टू d1 लिया है ना। अगर तो इसको बोले कार्टेशियन फॉर्म में लिख के बता, a1x प्लस का p1y प्लस का c1z इक्वल टू d1। बात तो समझ में आ ही गई होगी आपकी कि पहले प्लेन का जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है। इसमें किसी को कोई तकलीफ, कष्ट, दिक्कत नहीं ना? हेलो प्रियांशु जी, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, आपको अपने खुद के हिसाब से भी नहीं होना चाहिए। सही है, ओके। इन द सिमिलर मैनर, डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है? आप अपने कॉपी का 2-3 पेज फाड़ दो। अरे तुम रहने दो ना, पूरा पेज क्यों निकाल रहे हो? ये देखो, हाँ वो पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन। अरे वो पेज निकाल क्यों रहे हो? हाँ वो पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन। हाँ हाँ यही है, वो P1 और ये P2। कॉपी के किसी पेज पर ऐसे वो ओपन कर दो, एक हाथ में P2 है, एक हाथ में P1 है, बात खत्म। अब इनके बीच का एंगल निकालना है। अब आप उस पेज पे एक पेन डालो, परपेंडिकुलर डालो, और इस पेज पे परपेंडिकुलर डालो, यही हमारा विजुअलाइजेशन है। ओके, अब देखिए समझा रहे हैं हम आपको। अगला जो प्लेन का इक्वेशन है वो हम मान लेते हैं r डॉट n2 इक्वल टू d2, और स्टाइल मारते हुए इसको लिख देते हैं a2x प्लस का b2y प्लस का c2z एंड इक्वल टू d2। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, होगा ही परपेंडिकुलर इस प्लेन पे भी। चलिए, अब एक चीज तो समझ में आ गया हमारा कि पेज के बीच का एंगल, हमें लाइन के बीच का तो एंगल आता है ना बच्चे? हाँ चलिए, अब मैं जो बताना शुरू कर रहा हूं वो समझिएगा। इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, इसका इसका इस प्लेन का, ये हमारा n1 वेक्टर है, दैट इज a1 i कैप प्लस का b1 j कैप प्लस का c1 k कैप। प्लेन से आपको ये चीज रिट्रीव करना है। प्लेन का इक्वेशन दिया है ax प्लस by प्लस cz, आपको समझ जाना है कि इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो abc है। प्लेन दिया है a1x b1y c1z, आपको समझ जाना है कि इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है। दैट इज द मेन थीम, है ना। और यहां से इस n2 वेक्टर को लिखिए a2i प्लस का b2j प्लस का c2k। क्लियर है ये चीज? अब काम की चीज करते हैं, देखिएगा इधर ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों नॉर्म, अभी मैं प्लेन के बीच के एंगल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अच्छा ये 90 है, ये 90 है, पक्का? तो अगर ये एंगल हमारा थीटा होगा तो बताइए ये हमारा 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? यही होना चाहिए। अब यहां से पहली नजर में मुझे दिखा कि ये 180 माइनस थीटा एंगल है दो प्लेन के बीच का, लेकिन हमें तो थीटा निकालना है, मतलब ये यही 180 माइनस थीटा ही निकालना है। ठीक उसी समय मुझे याद आया कि 2D ज्योमेट्री में तो हम एक चीज पढ़ते हैं कि दो लाइन के बीच में एंगल होता है हमेशा। अगर आप किसी भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करो तो होगा तो टोटल 4 एंगल, बट ऑल्टरनेट वाला एंगल इक्वल है। अगर ये थीटा है तो बाबू ये भी थीटा हो जाएगा, और रिमेनिंग एंगल जो है ये हमारा 180 माइनस थीटा होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दो लाइन के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, ये तो इक्वल हो गया। मतलब जो नॉर्मल के बीच का एंगल होता है ना, वही एंगल हमारा दोनों प्लेन के बीच का एंगल होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लेन के बीच का एंगल, और इस चीज को समझने के लिए मैंने 180 माइनस थीटा और थीटा वाला काम किया है। अगर मैं आपसे बोलूं, क्योंकि कॉपी भी तो दो पेज इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप एक साइड देखोगे तो दूसरा साइड भी तो देखोगे उसका। बात समझ में आ रही है? हेलो, इज दैट क्लियर और नॉट? यस है ना। अगर मैं आपसे
बाबू दो लाइन के, अच्छा ये बताइए, दो लाइन जो है, अरे चुप रहो तुम लोग फर्जी आदमी। मेरे को तो डाउट हो रहा है कि तुम लोग को 2D ज्योमेट्री आता है कि नहीं आता है कुछ। अरे चुप रहिए। ये पूछ रहे कि थीटा है कि 180 माइनस थीटा। ये लाइन एल है, ये लाइन 2 है। बाबू ये 60 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री होगा। ये पूछ रहे हैं दो लाइन के बीच का एंगल 60 है कि 120 है, दोनों है। आप बताइए सात्विक जी, L1 और L2 के बीच का एंगल क्या है? दोनों है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये 90, ये 90, तो ये दोनों भी 180 होना चाहिए। ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि L1 और L2 के बीच का एंगल, जब लाइन के बीच का एंगल लेते हैं तो मॉडुलस लेके चलते हैं हम लोग, है ना। एक एंगल एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। तो प्लेन के बीच में भी यही सीन है। प्लेन के बीच का भी एंगल, अगर इस साइड से आपका देखिएगा, अगर आप दो पेज को ऐसे फाड़ दिए यहाँ से, देखिए ये हमारा कॉपी है, ठीक है। अब मान लीजिए इधर भी एक्सटेंड कर दो, इधर भी एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो प्लेन के बीच में भी तो एंगल होगा हमारा। हाँ, बात समझ में आ रही है? तो आपको यहां से याद रखना है कि दो प्लेन के बीच का एंगल इज इक्विवेलेंट टू दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल। बात समझ में आ रही है? तो यहां से जो हम cos थीटा फाइंड आउट करेंगे, अब ये तो दो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन का n1 का मॉडुलस, n2 का मॉडुलस, सही है। ये क्या हो जाएगा? a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन का रूट ओवर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, दिस वन इज a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। और अगर किसी ने इसको डिवाइड कर दिया तो a1 बाई मॉड a1, तो दिस इज l1 l2 प्लस का m1 m2 प्लस का n1 n2। डायरेक्शन कोसाइन वगैरह पढ़ के आए हैं हम लोग, ठीक है। तो इस पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? पक्का? इसको ना हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा प्लेन 1 है और ये हमारा प्लेन 2 है, ठीक है। तो दो प्लेन के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है तो आप ना उनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल निकाल दीजिए। परपेंडिकुलर चूंकि लाइन है, उनके बीच में दो एंगल होगा, तो बच्चे आपका प्लेन के बीच का भी दो एंगल होगा, ठीक है। आप कॉपी को कुछ इस तरीके से करिए कि 4 पेज इधर उधर निकले हो टोटल, दो इधर, और मान के चलिए कि 2 पेज वही सॉलिड पेज है हमारा कंटिन्यूअसली वाला, ठीक है। तो आप देखिए टोटल 4 एंगल होगा, जिसमें आमने सामने वाला एंगल बराबर और इधर का आमने सामने वाला बराबर। तो एक एंगल थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा भी हो ही जाएगा आपका। विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं आप? हाँ, दो कॉपी को ऐड कर दीजिए, दोनों ओपन करके सेम एंगल पे। अब तो विजुअलाइज हो गया होगा। चलिए आगे आगे चलते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि P1 परपेंडिकुलर टू P2 है, मतलब थीटा इज 90 डिग्री, इस बार थीटा भी 90 और 180 माइनस थीटा भी 90 हो जाएगा। तो थीटा 90 मतलब cos थीटा 0, दिस इंप्लाइज दैट a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस का c1 c2 0। हाँ, तो कॉपी का एक पेज जमीन पे रखिए और ठीक 90 डिग्री टिल्ट करिए, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि P1 पैरेलल टू P2, कॉपी का पेज फाड़ दी फेंक दीजिए आधा आधा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो आर ऑल्सो पैरेलल, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। बात समझ में आ रही है? तो यहां से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो पैरेलल परपेंडिकुलर वगैरह का ध्यान आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करके आगे चलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा, है ना। 2x प्लस वाई माइनस 2z
प्लस का 3 इक्वल टू 0। कोई बच्चा बोलता है कभी तो डी उधर लिख देता है, कभी डी इधर लिख देता है, तो मैं बोलता हूँ मैंने बोला कि डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसी को उधर ले जाके -3 लिख दो। हाँ हाँ हाँ। एंड आर डॉट 6i प्लस का 3j प्लस का 2k इज इक्वल टू 5 है। फाइंड, दोनों प्लेन का इक्वेशन है, एक मैंने पूरा ax by में लिख दिया, एक r डॉट n इक्वल टू डी लिखा है हमने। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम है आपके पास 60 सेकेंड का। 10 सेकेंड हो गया है, 50 सेकेंड और बचा है। आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन देखते ही आपको n1 n2 समझ लेना है बाबू। n1 n2 अगर पिक कर लिए आप, जैसे मैं तो देख के ही लिख लिया। यहाँ से ये है r डॉट n, दिस इज 6i प्लस का 3j प्लस का 2k। क्वेश्चन ये मान के चलिए कि दोनों के बीच का एंगल पूछा गया है। ये नहीं बता पाए तो फिर मैं कुछ नहीं बोलेगा। हम्म 1 1 में तो 1 हम्म, कितना? 11 by 21 cos हाँ inverse हाँ, 11 एंगल एंगल बताइए। cos inverse 11 by 21 हाँ, cos इनवर्स 11/21 इज राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। और एक एंगल अगर ये एक थीटा है तो बाबू एक 180 माइनस थीटा भी होगा ही होगा। yes बात so समझ में 5 आ रही है? angles cos inverse sir हेलो। हाँ, एंगल लिखने के लिए दो 180 प्लेन बनाना के है बीच में अगर एक एंगल थीटा है दूसरा तो 360 माइनस थीटा आना चाहिए। 360 माइनस थीटा। हाँ सर अगर दो कॉपी को एक साथ रखेंगे एक थीटा एंगल पे तो नहीं थीटा नहीं, एक काम करिए 360 माइनस थीटा होगा। आर यू श्योर? सर लग रहा है देख के ऐसा। ना, टोटल घूम के ही 360 होगा। आप कॉपी का ऐसा करिए, पहला कॉपी उठाइए और उस कॉपी में या आप ऐसा करिए कि दो, कभी देखे वो बुक रखने वाला जो एक स्टैंड होता है, वो देखे हैं आप? हाँ, बुक स्टैंड देखे हैं जिसमें ऐसे कॉपी रख देते हैं, है ना, यस बुक सर रखने वाला। वो आपका एक प्लेन का एंगल समझा रहा है, इस तरीके से समझिए आप, है ना। तो उसके 4 अगर सेक्शन है, क्या बोला? आप एक कॉपी लीजिए और उस कॉपी का 4 पेज निकालिए अलग अलग, इस तरीके से कि 2 पेज डायमेट्रिकली अपोजिट हो और अगला 2 पेज डायमेट्रिकली अपोजिट हो। ठीक है, इधर दिखाओ जी, कॉपी दिखाओ, हम तुमको एक्सप्लेन करके बताता है। ये एक पेज, ये ऐसे कितना सेक्शन हुआ? 4 हो गया, 2 सेम। ठीक है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा जी। हाँ, एक प्लेन ऐसे ऐसे। ये आप लोग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे क्या? अपनी कॉपी का कोई 2 पेज पकड़ के उठाइए और रिमेनिंग जो है बचाओ, 20 से कोई 2 पेज उठा लीजिए, तो रिमेनिंग लेफ्ट और राइट में भी थोड़ा थोड़ा पेज बच जाएगा, वो भी अलग अलग हैंग करता रहेगा। अब देखिए आपके टोटल कितने सेक्शन हो गए? 4। स्पंदन जी सोच रहे हैं हम अपने टैब को कैसे उठाएं। नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे? हाँ सर समझ गया सर। वो दो प्लेन इंटरसेक्ट कर जाएंगे उसके बाद 4 एंगल आएंगे। मैंने सोचा था 2 एंगल आ रहे हैं। नहीं नहीं बाबू, 4 होगा, 4 एंगल होगा। और इस 4 एंगल में आमने सामने वाला सेम और फिर एक अपोजिट वाला सेम। आंसर इसमें क्या पूछ बताना है? 3 2 6 जा 12 प्लस का 3 माइनस 4 डिवाइड बाई रूट अंडर 4 रूट 9 इंटू रूट 49। 36 प्लस 9 45 4 49। तो ये हो जाएगा 11/3 इंटू 7 21।
खत्म क्वेश्चन। अब सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं आता तो आप ना सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ो, है ना। तो थीटा इज कॉस इनवर्स 11/21। बात समझ में आ गया, दो प्लेन के बीच का एंगल। नाउ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल आपको निकालना है, और इसके क्वेश्चन बहुत प्यारे बनते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चीजें आसान है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है और कर भी लेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई प्लेन है, तो मैं यहाँ पे पहले इक्वेशन जो है उसको मेंशन कर देता हूँ। लाइन और प्लेन दोनों की इक्वेशन। तो जो प्लेन है हमारा वो r.n=d है, सही है। और लाइन जो ले लेते हैं हम वो a प्लस का लेमडा b ले लेते हैं, r दोनों को क्यों लिया तूने, लोकस तो एक्स वाई ही होगा ना बच्चे। अब समझिएगा इधर ध्यान से, ये मैंने परपेंडिकुलर टू द प्लेन ड्रॉ कर दिया है यहां से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो एन कैप जो होगा ना ये हमारा हो जाएगा एन कैप, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि ये एंगल जो बना रहा है हमारा वो कोई ना कोई सरफेस पे लाइन होगा जिसका रेफरेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ये लाइन जो है, अगर मान लीजिए कोई दो पैरेलल लाइन है आपका, तो कोई लाइन उससे उतना ही एंगल बनाएगा जो उसके पैरेलल लाइन से बना रहा है। अगर ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो बाबू ये एंगल भी थीटा होगा। तो पहला ये जो आर वेक्टर है वो ए से पास कर रहा है और बी के पैरेलल है, ठीक है। तो बी के पैरेलल अगर है और पास हो रहा है हमारा कोई पॉइंट अल्फा बीटा गामा से सपोज, ठीक है, तो एंगल वही होगा जो इस लाइन से एंगल बना रहा है हमारा। तो मैं ना यहाँ पे एंगल जो निकाल रहा हूं ये बी से ही निकाल रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है वो मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि मैंने ये एंगल थीटा बोला और ये एंगल फाई बोला, तो बताइए क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, थीटा की फाई। फाई लग रहा है। फाई लग नहीं रहा, फाई ही पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ये क्लियर करना होगा कि थीटा जो है ना वो एंगल बिटवीन लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। इज दैट क्लियर? हाँ, थीटा जो है ये है हमारा एंगल बिटवीन लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड फाई इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, सही है। तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। अब देखिए इधर ध्यान से, अब आपको ये चीज तो पता चल गया है कि थीटा और फाई मिला के 90 डिग्री है ना। अच्छा ये बताना कि एन का डायरेक्शन रेशियो होगा अपना, बी का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। कॉस थीटा निकालना बहुत आसान काम है कि नहीं। एन डॉट बी अपॉन का मॉड एन मॉड बी, नहीं निकाल दोगे? अरे लाइन का इक्वेशन दिया है तो बी का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, सर वहां से फाई लिख प्लेन का दीजिए। इक्वेशन है तो ये एन पता चल गया। मुझे कॉस थीटा आता है, ठीक है। अब समझना इधर, तो मैंने यहां से फाई को लिख दिया 90 माइनस थीटा। अब बताइए हम क्या लें दोनों साइड कि कॉस थीटा का यूज भी हो जाए हमारा। तो टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन फाई इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यहां से आ गया साइन फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है, एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन एन का मॉडुलस बी का मॉडुलस, दिस इज साइन फाई।
तो यहाँ से स्टैंडर्ड रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं तो साइन इनवर्स n डॉट बी अपॉन का मॉडुलस ऑफ n मॉडुलस ऑफ बी, ठीक है। ये हमारा एंगल आ गया। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखिएगा, ज्यादातर बच्चे जो रट्टा मारते हैं उनमें कंफ्यूजन हो जाता है। हमारा लाइन और प्लेन के बीच का एंगल जो है वो कितना है? लाइन और प्लेन के बीच का एंगल फाई है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन और लाइन के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। एट द सेम टाइम हमें पता है कि थीटा प्लस फाई जो है वो 90 डिग्री है। अब आप ये बताइए कि अगर हमारा प्लेन और लाइन पैरेलल होगा तो थीटा कितना होगा? थीटा 90 हो जाएगा, तो फाई 0 हो जाएगा, ठीक है। और थीटा 90 का मतलब ये हो गया हमारा कि ये जो आपका बी है ना, वो आपका प्लेन पे ही लाई करेगा या उसका पैरेलल लाई करना शुरू हो जाएगा, है ना। समथिंग लाइक दैट, ऐसा फील आ जाएगा। यस और नो? ये बी वेक्टर हो जाएगा। अरे देख लीजिए ना, ठीक, ये 90 डिग्री हो गया, पक्का। तो इस केस में लाइन और प्लेन पैरेलल हो जाएंगे हमारे, पक्का। तो लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। नाउ लाइन अगर प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब ये डिजाइन चाहिए हमें, यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल। तो इसका इसका ये 0 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चे? हेलो? यस आप फाई में डील करना चाहे फाई में करिए, मैं तो थीटा में डील करना पसंद करता हूँ। मेरे को पूछा जाता है कि लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो मैं समझता हूँ कि नॉर्मल के साथ ये पैरेलल होगा। मेरे से पूछा जाता है कि लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है, मैं समझता हूँ नॉर्मल से परपेंडिकुलर होगा। बस समझ में आ रही है? तो मेरे को पैरेलल बोला गया ना, तो मैं नॉर्मल से परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर दूंगा। मेरे से परपेंडिकुलर पूछा गया, मैं नॉर्मल से 0 डिग्री फाइंड आउट कर लूंगा, क्योंकि जो डेटा दिया है उसी में डील करेंगे ना हम। यस और नो बच्चे? यस हेलो? ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे डील करना है। आसान आसान से क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन लिखने के बाद 60 सेकंड का टाइम रहेगा आपके पास सही आंसर देने के लिए। I प्लस 2j माइनस ऑफ k प्लस का लेमडा टाइम्स I माइनस जे प्लस के। कुंडू जी बताइए, लाइन है कि प्लेन है? वेरी गुड। 2i माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 4। अरे नहीं, मैं ऐसे ही अपन, मेरे को नहीं पता था इसलिए पूछ रहा हूँ। फाइंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन लिखा हुआ ही रहता है एग्जाम हॉल में, तुम सॉल्व करो बाद में क्वेश्चन लिख लेना। टाइम स्टार्ट नाउ। 60 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड हो गया है। साइन इनवर्स 1/√3। गलत है। 40 सेकंड और बचा हुआ है। सॉरी सर, साइन इनवर्स 4/3√3। गलत। 30 सेकंड और बचा हुआ है। डिजाइन बनाने की जरूरत है क्या? साइन इनवर्स 2√2/3 सर। तीसरे अटेम्प्ट में जाके प्रियांशु जी ने सही आंसर आखिरकार बता ही दिया हम लोग। जल्दी करने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। हाँ, तो एग्जाम में यही तो गड़बड़ होता है, वही वही आपको थोड़ा सा करना है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि थोड़ा सा फोटो टू बना के किया करिए। जैसे एन है, तो एन का डायरेक्शन रेशियो कितना है देखिए ना, 2 - 1 1 है। और बी का डायरेक्शन रेशियो कितना है, 1 - 1 और 1 है। यहाँ से ना हम आके कॉस थीटा निकाल लेंगे। 2 × 1 2 +1 +1 अपॉन का
4√6 और ये √3, सही कर रहा है ना मैं? √6 into √3, तो दिस इज गोइंग टू बी 4/√18। ये हमारा आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फॉर्मूला, अगर इसको अगर कोई सिंप्लीफाई करना चाह रहा है तो 4/3√2 लिख देगा। अगर कोई √2 से भी काटना चाह रहा है तो 2√2/3 लिख दो। इसको जो यूज करना है करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एट द सेम टाइम थीटा प्लस फाई जो है वो 90 डिग्री है। फाई जो है हमारा, हमें तो फाई ही फाइंड आउट करना है ना, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम वापस से थ्योरी ही रिपीट करवा रहे हैं आपको। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन फाई जो होगा वो कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2√2/3, तो फाई हमने लिख दिया साइन इनवर्स 2√2/3। कुछ बच्चे घूर घूर के देख रहे हैं मुझे, आई डोंट केयर, आंसर इज साइन इनवर्स 2√2/3। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो कोई कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस क्वेश्चन के फ्लो में चलते जाना है, आपका काम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में पूछूंगा मैं। 60 सेकेंड अगेन है आपके पास। x/1 y-1/2 z-3/λ, लेमडा मतलब अननोन दिया हुआ है हमारा, एंड प्लेन का इक्वेशन है x प्लस का 2y प्लस का 3z इक्वल टू 4। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इफ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज cos इनवर्स √5/√14, देन बताइए लेमडा की वैल्यू क्या होगी। बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। साइन कॉस में कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहो तो फोटो टू बना के डील करिए, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय थोड़ा सा अपना विजुअलाइजेशन क्लियर करने के लिए डायग्राम बना लेता हूँ, ऐसे रफ स्केच ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। आपको क्या दिया हुआ है ये बताइए तो। फाई की वैल्यू दी हुई है, लेकिन फाई इन जनरल साइन इनवर्स रहता था, इस बार कॉस इनवर्स दे दिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इतना तो ट्रिगो आपको आता ही है। तो आप देखोगे ना कि ट्रिगो का पीवाईक्यू में बहुत कम क्वेश्चन है, 4-5, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कि ट्रिगो का क्वेश्चन चाहे इंटीग्रेशन हो उसमें यूज हो रहा है, फंक्शन में यूज हो रहा है, ये वेक्टर 3D में यूज हो रहा है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में पूछ देता है डिटर्मिनेंट साइन थीटा कॉस थीटा में बताओ कितना सॉल्यूशन है। लोग उसको काउंट भले डिटर्मिनेंट में करते हो, मेरे लिए तो ट्रिगो ही है वो। लैम्डा इक्वल्स 2/3। प्रियांशु जी का आंसर इस बार एकदम सबसे पहले आया है, एकदम सटीक एग्जिट पोल किए हैं ये, है ना। 2/3 इज राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आप ऐसे ही, हम यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही जल्दी और सही आंसर निकालते रहिए, फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही करिएगा, सब सही हो जाएगा। ये कल क्या स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी? क्या कल हाँ, देखते हैं, मैं कल थोड़ा सा हाफ एन आवर इसमें ना, एक और कॉन्सेप्ट मेरा बचा हुआ है, किसी पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह, जब सिलेबस कल में तक था उसको तो। बनाने के बाद आप क्वेश्चन निकाल करा दीजिएगा थोड़ा सा और वेक्टर का। कल हम थोड़ा सा 3D और करवाएंगे, 1 घंटे से ज्यादा ही करवाएंगे, कम नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा कंटेंट हमारा बचा हुआ है। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ठीक है, ये बताइए कि n जो है वो हमारा क्या है, 1 2 3 है, और b जो है हमारा ये 1 2 लेमडा है। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 1 प्लस का 4 प्लस का 3 लेमडा डिवाइड बाई √9 4 13 1 14 इंटू का √1 प्लस 4 5 प्लस का लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज 5 प्लस 3 लेमडा अपॉन का √14 इंटू का
5 प्लस लेमडा स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइव इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 5/14। यहां से कॉस 5 की वैल्यू 5/14 हो जाएगा। अच्छा, कॉस 5 अगर ऐसा है तो साइन 5 जो होगा रूट अंडर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर 5, तो दिस इज गोइंग टू बी 9/14, तो ये हमारा 3/√14 हो गया। ओके, तो ये दो चीज हमने कर लिया है। नाउ हमें पता है कि थीटा प्लस फाइव जो है वो 90 डिग्री है, तो यहां से साइन फाइव इज इक्वल टू कॉस थीटा हमारा अभी तक आया है 3/√14। साइन फाइव हमने निकाल लिया, कॉस थीटा हमने निकाल लिया है, √14 टाइम्स रूट अंडर 5 प्लस लेमडा स्क्वायर, और इसी को सॉल्व करते ही हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, आप स्क्वायर भी कर दीजिए, मॉड भी होगा तो आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा। 9 टाइम्स 5 प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 3 लेमडा का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा, 45 प्लस का 9 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस का 9 लेमडा स्क्वायर प्लस का 30 लेमडा। अच्छी बात यह है कि लीडिंग कोएफिशिएंट भी कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से 20 इज इक्वल टू 30 लेमडा 2/3। कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई नई बात थोड़े है कि आपने गलत कैलकुलेशन किया है ना, वही तो। चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। कल हमारा 3D खत्म हो जाएगा। आप लोग भी आज कोशिश करिए कि जितने लाइन के क्वेश्चन है ना, 40-50 क्वेश्चन जो भी हैं, एटलीस्ट पिछले 5-6 साल के सारे क्वेश्चन निपटा दीजिए आप। चलिए बाय बाय।